अच्छा, आज हम कवर करेंगे 3.4 के जो 3 क्वेश्चन रह गए थे। लास्ट क्लास में नहीं करा पाया था। कौन से 3 क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ये जो 3 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, तीनों एक ही तरीके से होंगे। आज मैं वो करा दूंगा। उसके बाद हम लोग आज एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कवर करें। सही है, आज का हमारा टारगेट ये होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये 3 क्वेश्चन में से मैं करवा देता हूँ। पहले एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं इसकी। ये सवाल बता देता हूँ। एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के एक ही तरीका है। सही है। अब जैसे देखें, हायर पावर, अब इसमें पहचानने की ये होती है कि पहले पावर 4 की टर्म होती है, फिर क्यूब की, इस तरह फिर स्क्वायर की, और फिर ये एक्स पावर 1 की, और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। अच्छा, तो इसमें हम करते क्या, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी हम देखेंगे हमने आगे एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड की। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4x² अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। अब देखें, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ना, ये और ये और ये पावर 1 की टर्म है, इनको एक साथ कर लेंगे। पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी हम आगे देखेंगे क्यों किया मैंने, ये प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सही है। अब इन वाले सवालों में क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेता हूँ मैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू जेड। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मेरे पास इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, जेड स्क्वायर। 2 को मैं साइड में भेज देता हूँ, तो वो -2 हो जाएगा इक्वल टू जेड स्क्वायर -2। देखें आप, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसीलिए हमने एक्स और 1 अपॉन एक्स की टर्म को एक साथ लिखा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म को एक साथ लिखा। सही है। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू है जेड स्क्वायर -2 -4 प्लस, ये हमने लिया था जेड के बराबर इक्वल टू 0। तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड -6 इक्वल टू 0। सही है। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, काफी तरीकों से कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा, इसको मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, 3z -2z -6 इक्वल टू 0। सही है जी। z कॉमन लिया, z प्लस 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 सॉरी, z प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। तो ये हो गया z -2 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। ये हो जाएगा z -2 इक्वल टू 0, z प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। ये आगे वैल्यू z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -3। सही है। ये दो वैल्यूज आएंगे, लेकिन हमने z को क्या सपोज किया था, बट z इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये ऊपर सपोज किया था ना, इसको तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इसके साथ ये काम करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या करूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। सही है। इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एक्स
नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, उसको भी मैक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन एक्स इक्वल टू 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डिवाइड हो रहा है एक्स, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, मैंने इसको एक साइड पे लिख लिया, -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, अब इसको सॉल्व करने का तो दो तीन तरीके आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर दें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर दें, या फैक्टराइजेशन से कर दें। तो ये मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करता हूँ। ये देखें, ए स्क्वायर -2ab, यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, 2 इंटू 1 प्लस 1 पे स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x-1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, जो कि x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x की एक वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी काम करेंगे हम वही। तो यहाँ पे क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -3, एलसीएम लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ मल्टीपल डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सही है, ये अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लें या फैक्टराइजेशन से कर लें। फैक्टराइजेशन खैर ये नहीं होगा, तो हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा। सही है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सही है, -b क्या है, -3 प्लस -3 पे स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू 1। तो ये हो गया -3 प्लस -9 -4 अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इससे तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर एक्स आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे हम, उसमें ये इंक्लूड करेंगे 1 कॉमा -3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 -3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। किसी को सवाल तो मुझसे पूछ ले, ये क्लियर है। किस तरह के सवाल किस तरह करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रिव्यू दे देता हूँ मैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सही है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गया, इस इस फॉर्म में आ गई क्वेश्चन। सही है, फिर मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिख लिया, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म को एक साथ लिख लिया। अब हम लोग क्या सपोज करेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को मैंने जेड के बराबर सपोज किया, फिर मैंने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया, आखिर में बन गई, ये क्वेश्चन बन गई। तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, ये मैंने सब्स्टिट्यूट करी क्वेश्चन के अंदर, -4 को यहीं था, यहीं का यहीं आया, और प्लस 1 अपॉन एक्स जेड के बराबर सपोज किया था ना हमने, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, फिर ये बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अपने सॉल्व कर दिया जैसे हम करते हैं। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन से किया था। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दो वैल्यूज आ गई जेड की, लेकिन जेड को हमने एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर सपोज किया था, वापस सब्स्टिट्यूट की वैल्यू। सही है, ये इस तरह से हो गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व किया, एक्स की एक वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये आ गई। इसी तरह इसको सॉल्व किया, एक्स की एक वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये निकल के आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हमारा सोल्यूशन सेट ये बन जाएगा। ये क्लियर है तो मैं आगे चलूँ।
इस तरह के एक और सवाल करवाऊँ क्या, बस काफी है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलो। सर मैं तो अभी क्लास में आया था, तो सर ये कौन से 3.4 का ही कराया है ना, वो हाँ क्वेश्चन थ्री नंबर पॉइंट कौन सा था? जो कल रह गए थे हमारे 3 क्वेश्चन, वही कराए यस मैंने। सर, ये पहला था। जी, ये उस वो थे ना, 3 क्वेश्चन रह गए थे ना हमारे, जी सर। तो ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो यही कराए मैंने। सही है। अच्छा सर। इसमें से ओके। मैंने ये तीनों टाइप इस तरह से होंगे। मैं चलेगा एक और सवाल कर देता हूँ, अब थोड़ा लेट है जी ना, सर। एग्जाम्पल ही करवाऊंगा। जैसे ये सवाल है, ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह से हमने पहले किया था। ये आ गया सवाल, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर -3 एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सही है। अब क्या करेंगे, ये देखें, मैंने क्या बोला था, जब हम इक्वेशन, पावर 4 की इक्वेशन थी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, इसको जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती थी। सही है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन आती थी। फिर हम उसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को जेड सपोज कर लेते थे, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती थी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। यहाँ पे भी वही करते हैं। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला खोल लेता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर -3, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं के, तो ये एक्स एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर -2 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ, -2 -3 एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब देखें, ये बिल्कुल इस तरह की फॉर्म बन गई, बस ये कि यहाँ पे कॉमन आया हुआ है। मैं मिटा देता हूँ जरा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की फॉर्म बन गई, बस ये है कि हमारे पास यहाँ पे +3 कॉमन आएगा वहाँ पे। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग सपोज करेंगे इसको x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड। सही, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसकी तो वैल्यू आ गई मेरे पास जेड, अब मुझे इसकी निकालनी। तो मैं करूँगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पे होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ये एक्स एक्स से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसको साइड पे भेजता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर -2। इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, जेड स्क्वायर -2। अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया जेड स्क्वायर -2, ये -2 इसका आ गया, -2 -3 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो ये हो गया जेड स्क्वायर -3z -4 इक्वल टू 0। सही है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दें या फैक्टराइजेशन से कर दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, -4z फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ, -4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया z कॉमन आया यहाँ से, z -4, 1 कॉमन आया, z -4 इक्वल टू 0, z प्लस 1 z -4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1, z -4 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4। सही, अब हमारे पास z की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन हमने ऊपर z को क्या सपोज किया था, बट z इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब जो सपोजिशन की थी ना,
उसको वापस यहाँ पे रखेंगे z की जगह, क्योंकि आंसर हमारा x की फॉर्म में आना चाहिए ना। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको एलसीएम ले लेते हैं। मैं इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x से, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 था, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1। एलसीएम तब तक लेना आना चाहिए। -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -x। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सेट किया मैंने। सही है, अब ये वापस बनेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सही है, इसको आप किससे भी कर दें, मैं कर देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टराइज होनी रही है, a equals to 1, b equals to 1, c equals to 1, c equals to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। तो ये -1 प्लस -1 हो गया अपॉन 2 इंटू 1। सही है, -1 प्लस -3 अपॉन 2, और इसको अलग करके लिख देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3। आयोटा आ जाता है ना, आपको पता है अगर नेगेटिव होता है उसके अंदर। तो ये सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये क्लियर है सबको। अच्छा, ये क्या बन गया, किसी को याद है? सर ये ओमेगा वाली वैल्यू जी, ओमेगा। ये बन गए एक्स इक्वल्स टू ओमेगा और एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, दो वैल्यूज और। अब यही काम हम इस वाले क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। इसको भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x। सही है, इसको मैं सेट पे ले आता हूँ। -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है, ये फैक्टराइज हो नहीं रही, तो इसके ऊपर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता था, सही है, पहले इसके टर्म को 1 करना होता, ऑलरेडी 1 है, फिर इसको सेट पे ले जाते थे और क्या करते थे, जो एक्स का टर्म होती थी ना, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे और उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते थे। याद है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसलिए करा देता हूँ कि सारे तरीके आप लोगों को याद रहे। सही, इक्वल्स टू -1 प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बन गया, x माइनस 2 पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये हो गया -1 प्लस 4 3, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये x -2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। मैं भेज देता हूँ उसको इस साइड पे। तो ये होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे क्लियर है सबको? सवाल किसी को तो मुझसे पूछ ले। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट में एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे क्लियर है सबको? सवाल है तो मुझसे पूछे, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सब? सवाल तो मुझसे पूछे, चले। अच्छा, बस फिर आज हमारी 3.4 कंप्लीट हो गई। सही है, कल का होमवर्क कर लिया था आप लोगों ने? कोई सवाल उसमें से तो वो भी पूछ ले, फिर हम लोग 3.5 स्टार्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन ये आपने होमवर्क में करना है। सही है, इसके बाद हम लोग अभी 3.5 पे चलते हैं।
चलो या अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें क्या बोल रहा है। पहले मैं चीज थोड़ी सी थ्योरी दे देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। इसके जो रूट्स आते हैं ना, जो इसकी एक्स की वैल्यूज आती हैं, एक्स की जो वैल्यू आती है वो हम, अगर वो जैसे ये आ रही है 3 और 3 आ रही है, सपोज कर लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसके दोनों एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, सेम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, रूट्स आर, ये रूट्स भी कहलाते हैं, जो वैल्यूज निकल के आती है ना, रूट्स आर इक्वल, इक्वल एंड रियल। तो ये अगर वैल्यू निकल के आ गई -3 +3, तो हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स आर अनइक्वल, क्योंकि इक्वल रूट्स तो नहीं आए ना, अनइक्वल आए। माइनस यहाँ पे 3 भी आ रहे थे, दोनों 3 आ रहे थे, तो रूट्स इक्वल थे। यहाँ पे रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, सही है। अगर मेरे पास आ गई वैल्यू, जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे, ओमेगा भी आई थी और ओमेगा स्क्वायर भी आई थी, तो हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो अगर आयोटा में आ रहा है, ओमेगा में आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट वही होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन कौन से हैं, हमारे कोर्स में आयोटा है और ओमेगा है, सही है। जो अगर एक्स वैल्यू ऐसे निकल के आती है, या अगर एक्स वैल्यू जैसे अभी ऐसी भी आई थी एक बार, √3 आयोटा, तो इसमें क्या है, रूट्स आर अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, सही है, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, सही है। ये समझ में आया आपको कि रूट्स कब अनइक्वल होते हैं और कब कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं। चलो, मुफीज आपको समझ में आया। जब कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम सवाल पे चल लेते हैं। चलो अच्छा, अच्छा काम करते हैं अब ना। ये देखें, जैसे ये पूछा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। या तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो हम पूरा सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे हमें तरीके आते हैं, या तो फिर हम, एक फॉर्मूला है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम बता दें कि रूट्स, अच्छा अब देखें, अगर d ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं रूट्स आर अनइक्वल, सही है। अनइक्वल की बात कर रहा हूँ, इक्वल और अनइक्वल की बात कर रहा हूँ अभी, कॉम्प्लेक्स की बात में बात करते हैं, सही है। और अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, इन दोनों कंडीशन पे रूट्स आर अनइक्वल। अगर रूट्स मेरा आ रहा है d इक्वल टू 0, तो मैं कहूँगा रूट्स आर इक्वल, सही। अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है, करेंगे क्या इसमें, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर -2x + 5 इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा मैं, b की वैल्यू निकालूंगा, c की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पुट करूंगा। अब d की जो भी वैल्यू आएगी ना, उससे मैं डिटरमाइन करूंगा। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है या 3 आ रहा है जैसे, या d इक्वल टू -3 आ रहा है, तो मैं कहूँगा रूट्स आर अनइक्वल। लेकिन अगर मेरा d इक्वल टू 0 आ गया, तो मैं कह दूंगा रूट्स आर इक्वल। तो ये इक्वल और अनइक्वल कंडीशन तो समझ में आ गई। अब आ गई, बात कर लेते हैं रियल रूट्स की। अब अगर मेरा d इक्वल टू 0 आ रहा है या d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मैं कहूँगा रियल रूट्स, रियल नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरा d लेस देन 0 आ रहा है, तो मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स रूट्स, सही है। कॉम्प्लेक्स रूट्स और क्या थी, एंड अनइक्वल। ये d लेस देन 0 पे मैंने बताई थी ना बात की तो ऊपर।
सही है, ये हो गई इक्वल अनइक्वल और रियल और कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात होगी। तो ये सब मैं 2 सवाल करके दिखाऊंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। सही है। इक्वल पे क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो की कंडीशन होती है। रियल रूट्स पे डी इक्वल टू जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, और डी लेस देन जीरो होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड अनइक्वल। सही है, ये बात हो गई। अब एक चीज और बात कर लें, रैशनल और इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल इरेशनल में क्या होता है, अगर मैं कहूँ मेरा डी निकल के आ गया 4, डी निकल के आ रहा है 4, तो क्या है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी मेरा मतलब है इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ तो मेरे पास 2 आएगा ना। तो ये क्या होगा, अगर डी कोई ऐसी वैल्यू आ रही है, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मेरा मतलब इससे ये है कि बात करते हैं इससे, डी अगर मेरे पास 2 आ रहा है, 2 नहीं सॉरी, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 4 आ रहा है, सही है, 9 आ रहा है, 16, 25, 36, क्योंकि ये सारे सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 का रूट लूँ 2, 9 का 3 होता है, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6। तो मैं कहूँगा अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर तो मैं कहूँगा रैशनल रूट्स, वरना हर हाल में इरेशनल, चाहे डी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो मैं कहूँगा क्या कहते हैं, इरेशनल रूट्स, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है। अच्छा, अगर मेरा डी इक्वल टू -4 आ रहा है तो मैं क्या कहूँगा, ये रूट्स रैशनल है या इरेशनल है, ये बताए कोई मुझे। बोले सर ये कॉम्प्लेक्स है क्या जी। या अनइक्वल? सर ये तो माइनस है, आयोटा लगेगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं अंडर रूट लूँ तो कॉम्प्लेक्स 2 आयोटा आ जाएगा मेरे पास। बेटा। इसी यस वजह से सर। क्या बोलूंगा, इरेशनल रूट्स हैं। इरेशनल। रैशनल तभी होंगे जब कोई पॉजिटिव और क्या कहते हैं उसको, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा। सही है, डी क्लियर है, डी की वैल्यू कब क्या होगी। अब मैं 2-3 सवाल कर देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। सही है, ये सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें ए क्या है मेरा 1 है, बी इक्वल टू -2 है, सी इक्वल टू 5 है। डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, फॉर्मूला ये है। बी की वैल्यू मैंने पुट करी, -4, A1 है, C5 है, तो ये हो गया 4, 4 5 20, डी इक्वल्स टू -16 आ रहा है। डी लेस देन 0 है तो मैं क्या आऊँगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सही है, एक तो ये कंडीशन थी। डी नॉट इक्वल टू 0 तो मैं क्या आऊँगा, अनइक्वल रूट्स। सही है। अब डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सही है, तो क्या कहूँगा, इररेशनल रूट्स। बस इसमें इतना सा करना, इररेशनल रूट्स, इररेशनल रूट्स। सही है, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब मैं एक और सवाल कर देता हूँ। अब जैसे देखें, जैसे ये है यू स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 8u। इसको पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आता हूँ, प्लस 16 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 16। तो वही b स्क्वायर -4ac लगाऊंगा, b क्या था मेरा, -8 पे होल स्क्वायर, -4, a1 है, c 16 है, तो ये हो गया 64 -4। अच्छा, 4 इंटू 16 होता है 64, d इक्वल टू 0 आ गया। अब d इक्वल टू 0 आया है तो मैं क्या कहूँगा, इक्वल रूट्स।
डी इक्वल 0 पे इक्वल रूट होते थे। अच्छा डी क्या है, इक्वल रूट भी होते थे और लेस देन 0 भी नहीं है, तो लेस देन 0 नहीं है मतलब, तो क्या कहूंगा, रियल रूट्स। क्योंकि मैंने कंडीशन डिस्कस की थी ना, रियल रूट्स के लिए क्या होती थी, डी ग्रेटर देन 0 होता था और डी इक्वल टू 0 होता था, तब हमारे पास रियल रूट्स आते थे। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यानी ये रैशनल है या रैशनल, रैशनल है या रैशनल, तो मुझे बताया था। ये रैशनल रूट्स है या रैशनल रूट्स, सर इरेशनल। जी इरेशनल। नहीं रैशनल रूट्स होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये रैशनल रूट्स हैं। सही है, देखें इसकी, अब मैं इसकी एग्जांपल, इसका देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। -8u + 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं, सही है। ये देखें u स्क्वायर -2 × 4 × u, सही है, 4 पे स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, u -4 पे होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे, u -4 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 4। अब देखें x की एक ही वैल्यू आई है, यानी समझ लें u इक्वल टू 4, दो वैल्यूज है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, इक्वल रूट भी है, सही है, रियल भी है, मतलब कोई आयोटा या ओमेगा नहीं है, सही है, तो रियल रूट भी है, और आयोटा भी नहीं है और ओमेगा भी नहीं है, तो रियल रूट से वजह से। और देखें u परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब है रैशनल भी है। बस ये मैंने समझाने के लिए कहते, करना नहीं है, सही है, ये समझ में आया सवाल, क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी सर। सही है, सवाल तो पूछ लें मुझसे, कोई मसला नहीं। अच्छा क्वेश्चन 1 तो मैंने करा दिया, अब 2 कर लेते जरा एक। अब जैसे देखेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सवाल उतार लेता हूँ। 9y² + ky + 16 = 0। अब वो क्या कह रहा है, k की वैल्यू निकालो जिससे रूट्स इक्वल हो जाए, तो मैं पहले तो मैं a = 9 था, b = k था, c = 16 था, फॉर्मूला लगाते हैं, b² - 4ac। अच्छा b क्या है, a² - 4, a 9 है, c 16 है, सही है, d = k² माइनस, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू, तो हो गई 4 × 9 × 16, ये मेरे पास आ रहा है 576, ये मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखें इसने बात क्या की है, k की क्या वैल्यू निकालो कि जब इक्वल रूट्स आ जाएं, इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती थी, डी की, डी हमेशा इक्वल टू 0 आता था, इक्वल रूट के लिए ये कंडीशन थी ना, तो मैं कर देता हूँ फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी 0, d मस्ट बी इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट किया, k² - 576, सही है, उधर भेज दिया मैंने, k = 576 स्क्वायर, सॉरी। अब मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ, अंडर रूट 576, तो मेरे पास बराबर आया k = ±24। तो जब k की वैल्यू या तो 24 होगी या तो -24 होगी, तो हमारे पास हमेशा d = 0 आएगा इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन ये दी हुई थी। सही है, ये क्लियर है सबको, किसी को सवाल है तो मुझसे पूछ लें।
हो जाएंगे फिर 1 और 2? यस सर। तो ये सवाल कोई नहीं है। अच्छा आज एक चीज देख लेते हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है बस। अच्छा ये अब मेरे पास अगर है एम स्क्वायर प्लस 4n² प्लस c² प्लस 4mn प्लस 2mc प्लस 4nc। अच्छा अब मुझे क्या बोला जा रहा है, इसको लिखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर बना, सही है, यानी इस में फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ। तो इसके लिए एक तरीका होता है, जो भी स्क्वायर की टर्म्स है ना, एक तो ये हो गई, इसको मैंने फासले फासले से लिख ली, ये स्क्वायर की टर्म है, ये भी होल स्क्वायर की टर्म है, तो ये हो गया 4n², ये भी होल स्क्वायर की टर्म है, तो प्लस c²। सही है, अब क्या करते हैं, m इंटू 4n, ये मैं लिखता हूँ बीच में, जो इससे रिलेटेड है, ऐसी टर्म जिसके अंदर ये भी आ रहा हो और ये भी आ रहा हो। सही है, बाकी जो बची है मैंने यहाँ लिख दी, 2mc प्लस 4nc। सही है, ये हो गया m प्लस 2 पे होल स्क्वायर, तो ये बन गया ना m² प्लस 2 इंटू m इंटू 2n प्लस 2n पे होल स्क्वायर। सही है, ये बन गया m प्लस 2 पे होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देता हूँ 4nc प्लस c²। अब देखें m प्लस 2, यहाँ पे भी मुझे m प्लस 2 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ 2c कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा m प्लस 2n था, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे n नहीं लिखा। सही है, तो ये हो गया m प्लस 2n कॉमन हो गया, मैंने 2c कॉमन लिया तो m प्लस 2n हो गया। सही है, ये फिर से बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म। सही है, यानी ये है a² प्लस 2a, ये b है प्लस b², तो ये हो गया m प्लस 2n प्लस c पे होल स्क्वायर। ये बन गई ये वाली फॉर्म, a प्लस बी